हेलो फ्रेंड्स, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट, या जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। सो फ्रेंड्स, इन टुडे वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th चैप्टर नंबर मनी एंड क्रेडिट। इसको हम इसके वेरी शॉर्ट्स क्वेश्चन आंसर फुल डिस्कस करेंगे, जो आपकी टर्म टू बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि एज यू ऑल नो कि जो हमारी टर्म टू बोर्ड एग्जाम है वो सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होने वाली है, तो हमें क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से करना, अदरवाइज हम एसएसटी में स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारे क्वेश्चन आंसर्स को बिना टाइम वेस्ट करें। शुरू करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को बिना टाइम वेस्ट करें। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं रीड करूँगा देन आपको समझाऊंगा भी। वॉट इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है? सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये नोटिस दे दूँ कि आपने अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो क्वेश्चन आंसर पे शिफ्ट मत होइएगा, अदरवाइज ये आपको क्वेश्चंस समझ में नहीं आएंगे। सो शुरू करते हैं हम हमारे क्वेश्चंस को। चैप्टर नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन मत करिएगा, और चैप्टर पढ़ा है तभी क्वेश्चन पे मूव ऑन करिएगा। सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है? क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है? इन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोथ पार्टीज, द सेलर एंड बायर, हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। तो इसमें क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में बोथ जो पार्टीज है, जो सेलर है जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है बायर है, उनको एग्री होना पड़ता है सेल करने के लिए और बाय करने के लिए एक दूसरे की कमोडिटीज़ को। ठीक है, और इसमें जो गुड्स है वो डायरेक्टली एक्सचेंज होते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। तो ये सेक्शन ए में आएंगे आपके 2 मार्क्स के। तो इसी के लिए मैंने इनको इतना ब्रीफली डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, केवल डेफिनेशन लिखी हमने, और हमने कुछ एक्स्ट्रा लाइन लिख दी, 1 लाइन 2 लाइन, जितनी आपको एज यू नो जितनी आपको लाइन लिखनी हो बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि 2 मार्क्स क्वेश्चन में जितना सफिशिएंट क्वेश्चन में पूछा गया है हम उतना ही लिख के आएंगे, हमें कोई एक्स्ट्रा के मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं वहाँ पे। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ये होता है बोथ पार्टीज जो सेल एंड बायर हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। फॉर एग्जांपल, सपोज करिए कि 2 पर्सन हैं जिसमें से एक पर्सन सेल कर रहा है शूज़ और दूसरा पर्सन मैंगो सेल कर रहा है। तो अब जो फर्स्ट पर्सन है जो शूज़ सेल कर रहा है उसको क्या चाहिए? मैंगो चाहिए। एंड जो सेकंड पर्सन जो आपका मैंगो बेच रहा है उसको शूज़ चाहिए। तो अब इन दोनों, ये जो दोनों पर्सन है, जो एक को शू चाहिए और एक को मैंगो चाहिए, दोनों जो दो सामान बेच रहे हैं उनको वही चाहिए। इसमें क्या है, जो बोथ सेलर और जो खरीदने वाला है वो एग्री है अपनी एक दूसरे की कमोडिटी को बाय करने के लिए। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का एग्जांपल है। अगर आपने चैप्टर समझा होगा तो आपको आ रहा होगा। ठीक है, सो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डेट इज क्वेश्चन नंबर 2। वॉट डू यू मीन बाय बार्टर एक्सचेंज? बार्टर एक्सचेंज से आप क्या समझते हैं? तो बार्टर एक्सचेंज और बार्टर सिस्टम एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है बोर्ड एग्जाम में। तो बार्टर एक्सचेंज अ सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द एक्सचेंज ऑफ मनी इज नोन एज बार्टर एक्सचेंज। या आप बोल सकते हो बार्टर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ ट्रेड इन विच गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। इन बार्टर एक्सचेंज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज रिक्वायर्ड या नेसेसरी, है ना। एज वी नो ही कि बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जरूरी होता है। हमने पहले वाले क्वेश्चन में इसी को तो समझा कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होगा यहाँ पे विदाउट द यूज़ ऑफ मनी जब एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का। तो अब तो ईच जो सेलर और जो बायर है उसको एग्री होना पड़ेगा ना, एग्री होना पड़ेगा कि सेल और बाय करने के लिए ईच अदर कमोडिटीज़। इसी के लिए इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जरूरी होता है। नाउ शिफ्ट होते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वॉट आर डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं? सो द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड। दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। ऐसे डिपॉजिट्स जो बैंक अकाउंट्स में हम हमारे ऐसे डिपॉजिट्स जो जो डिपॉजिटर्स होते हैं, जो मनी बैंक में डिपॉजिट करने जाते हैं, है ना, वो डिपॉजिटर कहलाते हैं। तो अब ऐसे डिपॉजिट्स जो बैंक अकाउंट में हम हमारी ज़रूरत आने पर, हमारी डिमांड आने पर विड्रॉ करवा ले, तो उन डिपॉजिट्स को हम क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। और जो डिपॉजिटर्स होते हैं ऑफ द बैंक्स आर अलाउ टू
विड्रॉ देयर डिपॉजिट्स ऑन डिमांड्स एंड पे इंटरेस्ट एंड बैंक पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। जो बैंक है वो कुछ इंटरेस्ट भी पे करती है जब भी हम हमारी ज़रूरत हो, जब भी हमारी डिमांड हो, हम हमारे जो भी हमने डिपॉजिट करी है मनी उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। और बैंक जब हम विड्रॉ करवाएंगे तो उस पर बैंक को पे सम ऑल्सो इंटरेस्ट, हमको कुछ इंटरेस्ट भी दे देती है हमारी डिपॉजिट्स पे जो हमने विड्रॉ करवाए हैं उन डिपॉजिट्स पे। ठीक है, अब हम चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय चेक? चेक से आप क्या समझते हैं? Check is the paper instructing the bank to pay a specific amount from the person account to the person whose the name the check has been issued। तो चेक एक ऐसा पेपर होता है जो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि भैया आप पे कर दो स्पेसिफिक अमाउंट, इस पे एक स्पेसिफिक अमाउंट इस पर्सन के अकाउंट में, इस पर्सन के अकाउंट से इस पर्सन में जिसके नाम से जो चेक है वो इशू करवाया गया है। तो चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन हुज द नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। यही क्वेश्चन आपको ऐसा भी फॉर्म में आ सकता है जैसा कि आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं कि वाई चेक इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज पेपर मनी। चेक को ही पेपर मनी क्यों बोला जाता है? सो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? इसका आंसर भी सेम ही लैंग्वेज में लिखेंगे, बस हमारा कहने का जो मतलब है वो अलग हो जाएगा। देखो, जो चेक है इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पेपर मनी बिकॉज ये पेपर का ही फॉर्म होता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे चेक का इमेज भी देख सकते हैं, है ना, जो इशू करती है वेरियस बैंक टू देयर अकाउंट होल्डर दैट एक्ट एज अ लीगल टेंडर इन द इकोनॉमी। तो आप भाषा से ही समझ गए कि हमें किस फॉर्म में क्वेश्चन देना है कि जो चेक है हम इसको पेपर मनी इसके लिए भी कंसिडर्ड करते हैं क्योंकि ये चेक भी एक फॉर्म ऑफ पेपर ही है जैसा कि आपने इमेज में देखा था। एंड जो बहुत सारी बैंक्स इशू करती है जो एक्ट करता है एज अ लीगल टेंडर इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉट डू यू मीन बाय डेब्ट ट्रैप? डेब्ट ट्रैप से आप क्या समझते हैं? तो डेब्ट ट्रैप इज अ सिचुएशन इन विच पर्सन इज कॉट इन द विशियस साइकिल ऑफ डेब्ट्स। डेब्ट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो पर्सन है वो कॉट हो जाता है, फंस जाता है इन द विशियस साइकिल ऑफ डेब्ट्स, कर्जे की एक अद्भुत साइकिल में फंस जाता है। अब अद्भुत तो नहीं बोलेंगे क्योंकि एज यू ऑल नो कि वो अद्भुत साइकिल तो नहीं होती, वो हम सभी को परेशान कर देती। कैसे? तो ही शी टेक्स लोन एंड देन अनएबल टू रीपे लोन, है ना, वो लोन ले लेते हैं बट फिर बाद में अनएबल रहते हैं, लोन को रीपे नहीं कर पाते। देन टू रीपे द लोन ही हैज़ टू सेल द पोर्शन ऑफ द लैंड और अदर प्रॉपर्टी। इन दिस सिचुएशन द पर्सन इज क्लियरली मच वर्स देन ऑफ बिफोर। तो इसमें जो तो लोन को रीपे करने के लिए अब उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा? उसको सेल करनी पड़ेगी अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा या कोई सी भी अदर प्रॉपर्टी। इस सिचुएशन में जो पर्सन होता है वो पहले से भी ज़्यादा ख़राब हालत में हो जाता है। जैसे कि आपने अपनी एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल में स्वप्ना प्रॉब्लम एंड फेस्टिवल सीजन करके सालिम का पढ़ा ही होगा, जिसमें एक सपना नाम की जो फार्मर रहती है वो डेब्ट ट्रैप में कैसी फंस जाती है। ऑन द अदर हैंड जो सलीम की जो फेस्टिवल सीज़न रहता है वो प्रॉफिट अर्न कर लेता है। तो हमें इससे यह भी समझ में आता है कि हर पर्सन के लिए जो क्रेडिट या जो लोन है वो अलग अलग होता है, उसके डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन पे। जैसे स्वप्ना की जो प्रॉब्लम थी उसमें उसको क्या बोल सकते हो कि आप जो भी अनएक्सपेक्टेबल सिचुएशन आ गई थी कि उसकी जो क्रॉप है वो फेल हो गई थी, बट सलीम के केस में ऐसा नहीं था, सलीम ने अच्छा ग्रेटर प्रॉफिट अर्न करा था। सो आप इस एग्जाम्पल को भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये भी आने के चांसेस है। इससे ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि इन दोनों एग्जाम्पल से हम कह सकते ऐसा बोलेंगे कि आपको एग्जाम्पल देना है, सेक्शन बी में आएगा कि आपको एग्जाम्पल देना है, कोई दो एग्जाम्पल देना है जिसमें जो क्रेडिट है वो हमेशा पर्सन के लिए हमेशा पर्सन के लिए अच्छा नहीं होता, बुरा नहीं होता। इसको एग्जाम्पल देके आप एक्सप्लेन करिए, या बोल सकते हो कि जो क्रेडिट हमेशा अच्छा होता है वो डिपेंड करता है कि पर्सन की सिचुएशन कैसी है, जैसे स्वप्ना की प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन है उनको घुमा फिरा के आंसर लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही कहेगा, क्वेश्चन का मोटिव तो वही रहेगा, बस क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। नाउ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट कंप्राइजेस टर्म्स ऑफ क्रेडिट? टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या चीज़ें आती है?
तो इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड और मोड ऑफ रीपेमेंट कि भैया आप हमारी रीपेमेंट किस प्रकार करोगे, टुगेदर कंप्राइजेस टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ये क्वेश्चन का इसके लिए छोटा आंसर है क्योंकि ये आपकी 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। इसके लिए अगर आपकी इच्छा हो तो कोलेट्रल की डेफिनेशन भी लिख देना, that will much better. Now coming to our next question, that is what is collateral. collateral क्या होता है? तो collateral is an asset जो बोरोवर की खुद की होती है, सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स या डिपॉजिट विथ बैंक्स, जो यूज़ करता है लेंडर। लेंडर कौन? जो लोन देने वाला है बोरोवर को, जो यूज़ करता है लेंडर एज ए गारंटी जब तक लोन रीपे नहीं हो जाता। और अगर जो बोरोवर है वो फेल हो जाता है टू रीपे द लोन, तो जो लैंडर है जिसने लोन दिया है वो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो सेल कर दे उसकी कोलेट्रल, उसके एसेट को, उसकी पेमेंट को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये कोलेट्रल पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, our last question is, what do you mean by ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश? ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश से आपको क्या समझ में आता है? अभी ये बहुत सारे बच्चों ने तो बोलेंगे कि ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश क्या है, हमको तो पूरे चैप्टर में पढ़ाया नहीं गया। तो स्टूडेंट्स, ये आपको पढ़ाया गया है, आपके एनसीईआरटी में ही ये गिवन है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश करके। तो इसमें से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनना पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ग्रामीण बैंक, बांग्लादेशी बैंक किसने फाउंड करी थी? इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस ने फाउंड करी थी एज अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग स्मॉल लोन्स टू पुअर इंडिविजुअल। गरीब लोगों को स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करने के लिए मोहम्मद यूनुस जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश फाउंड करी थी। 2006 ग्रामीण एंड यूनुस वेयर अवार्डेड द नोबल प्राइज फॉर पीस। तो 2006 में जो ग्रामीण और जो यूनुस थे उनको अवार्ड करा गया था नोबल प्राइज फॉर पीस के लिए, नोबल प्राइज फॉर पीस। सो आई होप कि स्टूडेंट आपको पूरे ये जो हमने इतने सारे क्वेश्चंस करे सेक्शन ए के लिए आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको क्लियर हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमें यूं ही सपोर्ट करते रहिए। So we have discussed our whole very short question answers. आई होप कि आपको जो भी क्वेश्चन आंसर्स जो भी मैंने आपको करवाए वो अच्छे लगे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे भी वीडियो बनाऊँ तो आई विल अपलोड। टिल देन सेट आई विल बी कमिंग बैक विथ सम मोर न्यू टॉपिक्स फॉर क्लास 10th. थैंक यू वेरी मच।